नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में खौफ पैदा कर दिया है। इस वायरस पर वैज्ञानिकों की खोज जारी है। ये कैसे बना, कहां से आया, कितना खतरनाक है, इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कोरोना के इस वेरिएंट में सर्दी जुकाम करने वाले वायरस का भी जेनेटिक कंटेंट है, यानी कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट और सर्दी जुकाम के वायरस के साथ मिलकर बना है। अब आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आप कैसे अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और जिस तेजी के साथ ये ओमिक्रॉन फैल रहा है, किसी भी तरह की लापरवाही आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान जुड़ गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेदांता के। डॉक्टर त्रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सर, ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये कितना डेंजरस है, और मैं कहूँ कि अगर सरल भाषा में आप बता सके कि कोविड-19 के वायरस से ये कितना डिफरेंट है सर? तो पहली बात तो ये कोविड-19 ही वायरस है जिसके ऊपर वेरिएशन हुई है, और इस वेरिएंट में हमें क्यों इससे ज्यादा खतरा लग रहा है, क्योंकि जो वेरिएशंस हुई हैं वो 50 वेरिएंट्स एक ही वायरस में एवोल्यूशन हुआ है। तो एक वायरस के दो पहलू होते हैं, एक कि वो कितनी जल्दी फैलेगा, और दूसरा अगर जो फैलेगा तो जिन लोगों को लगेगा उनके लिए कितना खतरनाक होगा। सो ये जो हम ओमिक्रॉन की बातें कर रहे हैं, जो अभी साउथ अफ्रीका में डिस्कवरी हुई, उसकी जेनोमिक सीक्वेंसेस वहां हुई, तो ऐसा लग रहा है, जो आज अभी एहसास हो रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी है फैलने की, जिसको हम ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, कि कितनी जल्दी वो ट्रांसमिट कर लेता है अपने को, वो उसकी जो पावर है, वो जो पिछले वायरस के वेरिएंट्स थे, जैसे पहली बार हुआ अल्फा, सेकेंड बार हुआ डेल्टा की जो R0 फैक्टर, मतलब जो ट्रांसमिसिबिलिटी थी, वो 6.5 था, कि अगर जो एक शख्स को होगा तो वो 6 से 7 लोगों से 20 टाइम्स पावरफुल है। तो इसका मतलब डेल्टा से 3 टाइम्स ज्यादा उसकी कैपेसिटी है फैलने की, कि एक शख्स को होगा तो वो 20 लोगों को तक इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसका पहला जो खौफ हमें सबको लग रहा है कि कितना फैल सकता है। अगर जो ये हिंदुस्तान में वैसे भी अब तो डिस्कवरी हो ही रही है, पर ये भी नहीं पता कि कब से आया हुआ है और कब से ये फैलना शुरू हुआ है, क्योंकि जो अब आंकड़े आ रहे हैं, इसका पूरा जो एहसास होता है वो पहले 1-2 हफ्ते में नहीं होता, उसका एहसास जो है 4 से 6 हफ्ते में होता है। तो अभी इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे कंटेन किया जाए, क्योंकि असली अगर जो हमने इससे लड़ना है तो इसको इसी स्टेज पे हम अगर जो कंटेन कर सके तो हिंदुस्तान बच सकता है। अब उसके क्या साधन है उस पर चर्चा हो रही है, पर आपने जैसे बोला हमें कितना खौफनाक है ये, कितनी हमें इससे एंजाइटी है, कितनी क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको ट्रांसमिसिबिलिटी की बताई। दूसरी बात जो मैंने बोला कि ये कितना बीमारी देगा, कितना खौफनाक है, जिसको हम इसकी जो है वो हाउ मच इन्फेक्शन की सीरियसनेस कितनी होगी, लंग्स अफेक्ट होंगे, फीवर होगा, क्या लाइफ चली जाएगी, उसके ऊपर अभी डेटा काफी नहीं है। पर जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया की, उससे ये लग रहा है कि इसकी जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है 2 डोज, उनके ऊपर इसका जो इफेक्ट हो रहा है वो माइल्ड हो रहा है, उनको ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। आईसीयू में बहुत किसी को जाना पड़ रहा है, बहुत लोगों को नहीं जाना पड़ रहा, जो डेल्टा वेव में आया था। तो इसीलिए आज तक हमें 2 बातें समझ आ रही हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, और इसकी जो वेरिटी जिससे ये इन्फेक्शन की इंटेंसिटी होती है वो अभी तक कम लग रही है। पर मैं ये सावधानी देना चाहता हूं कि अभी हमें पूरा पता नहीं है। तो इसीलिए अभी हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना है और सावधानी यूज करनी है।
डॉक्टर त्रेहान, हमने देखा था कि कितनी तेजी के साथ हमने जो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम था पूरा का पूरा वो चलाया सर। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो डोजेस हैं वो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को लगे भी हैं यहाँ पर। सर, ऐसे में क्या इस नए वेरिएंट के बाद आपको लगता है कि एक बूस्टर डोज जो है उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है जनता को? ये जरूरी है कि देखो, ये स्टडीज विदेश में हुई है जिसमें ये देखा गया है कि 6 महीने के बाद वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी है वो नीचे आ रही है। और कई विदेशों ने जिनके पास उपलब्धि वैक्सीन की है ऑलरेडी और जिनकी पॉपुलेशन में बहुत हद तक वैक्सीनेशन लग चुका है, उन्होंने अब ये प्रोग्राम शुरू किया है बूस्टर डोज का। तो बूस्टर डोज हमें भी उस पे चर्चा चल रही है हिंदुस्तान में। कल भी मीटिंग थी, अभी उस पे फैसला नहीं हुआ, पर ये जरूर बात है कि ये हमारे माइंड्स में भी, साइंटिस्ट के भी माइंड्स में और जो रेगुलेटर हैं उन सबके माइंड में ये बात है कि ये जरूरत हो सकती है। इसके ऊपर रेगुलेशन अभी से बनाना चाहिए। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। क्योंकि पहले तो हमें जो लोगों की पूरी वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुई उनको कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ अगर जो हमें एक्स्ट्रा डोजेस हैं हमारे पास, जैसे आज के दिन कई रिपोर्टें आ रही हैं कि काफी सारा स्टॉक है जो एक्सपायर होने वाला है अगले महीने, तो हो सकता है कि हम उसको यूज करें एज अ बूस्टर डोज, स्पेशली जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। क्योंकि अगर जो ये फैला वायरस, तो लड़ाई तो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं करनी जैसे लास्ट टाइम हुआ था। जी सर। तो ये जरूरी है कि हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबको स्वस्थ रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसीलिए यही बहुत लाइव चर्चा चल रही है। कल का जो फैसला हुआ है, अभी ये नहीं ये कंक्लूजन हुआ कि बूस्टर डोज अभी शुरू करना चाहिए। कब अवेलेबल होगा उस पर पूरी डिस्कशन चल रही है आज के दिन। डॉक्टर त्रेहान, अभी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें ये डर है कि कहीं ये वायरस उनके बच्चों को ना जकड़ ले यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जाहिर तौर पर अनवैक्सीनेटेड है फिलहाल जो करंट सिचुएशन है सर। तो क्या ऐसे में गवर्नमेंट को पेस अप करना चाहिए चिल्ड्रन वैक्सीनेशन? दे शुड फोकस ऑन दैट। बिल्कुल, ये वाकई में सबको चिंता सबसे ज्यादा अपने बच्चों की, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर जो बच्चों को होगा तो 2 प्रॉब्लम आएंगे। एक तो ये नहीं पता कि कितनी सिवियरिटी होगी बच्चों में, पर दूसरा ये बात है कि हमारे पास हिंदुस्तान में बच्चों को अगर जो काफी तादाद में तकलीफ होती है तो उनको संभालने के लिए साधन इतने नहीं है। और गवर्नमेंट ने काफी तैयारी करी है इस बात के ऊपर कि अगर जो बच्चों पे होगा तो उसकी फैसिलिटी गवर्नमेंट करी जाए, पर अगर जो वो काफी तादाद में आ जाते हैं बच्चे तो फिर मुश्किल होगा। क्योंकि इसकी एक बात है कि साउथ अफ्रीका से ये डेटा आया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इफेक्ट पड़ा है, ये वायरस का इफेक्ट पड़ा है और कई बच्चे बीमार हुए हैं। तो इसीलिए ये और भी चिंताजनक बात है। ये हमारी जो प्रिवेंटिव एफर्ट होनी चाहिए आज के दिन, वो यही है कि ये 3 चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम इस वायरस को फैलने से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला तो काम जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए ट्रैवल के ऊपर, काफी कड़ी नजर से गवर्नमेंट एजेंसीज इसके ऊपर देख रही है कि जैसे आते हैं लोग बाहर से उनकी टेस्टिंग हो और उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसेबिलिटी हो और उनकी ट्रीटमेंट हो। अभी मैं आपको वाकया बता रहा हूं कि कई लोग एयरपोर्ट से ये जानते हुए कि उनका पॉजिटिव हुआ है तो वो एस्केप कर गए, वहां से खिसक गए। पुलिस ने उनको जाके भी पकड़ा है, जहां से उनके एड्रेसेस से, किसी कहीं को तो हॉस्पिटल से भी पकड़ा है कि आप ये और कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी फीलिंग हुई मुझे आज पता होते हुए कि कई लोगों को पकड़ के पुलिस ने वापस क्वारंटीन सेंटर में डाला है। और इसलिए अगर जो हम इतनी कड़ी नजर से देखेंगे तो ये है, यकीनन है कि हमारे इसको थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी जो बात है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके की है। एक तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अपने आप को, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने से आप औरों को नहीं दोगे। तो मास्किंग, डिस्टेंसिंग, वो तो जो हमने कुछ ढील दे दी थी उसके अंदर, वो जो है उसको वापस लाना है। वी मस्ट follow the three goods of COVID appropriate behavior. Second thing is that if we find out somebody who has got COVID, we must make sure that they are actually diagnosed properly. Do they have Omicron or not? And that's where we as a society, we must be vigilant. Third thing ये है कि हमें जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनको भी ये कन्विंस करना है कि आप वैक्सीन लगाओ, क्योंकि अगर जो वो वैक्सीन नहीं लगवाते, एक तो अपने आप के लिए डेंजर है, उनको ज्यादा चांस है होने का, और अगर जो उनको होगा तो वो और लोगों को भी दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये भी कन्विंस करना है, क्योंकि आज के दिन 125 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। अगर जो उनमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ तो इसका मतलब वो सेफ है। जिन लोगों को शंका थी, कोई शक शुबा था, कोई हेजिटेंसी थी, उनको अब हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। उनको तो इमीडिएटली जाके अपने डोसेज लगवाएं कि उनको भी इम्यूनिटी हो, उनकी फैमिली को भी सेफ्टी हो, और उनके बच्चों को भी सेफ्टी हो, बुजुर्गों को भी सेफ्टी हो। सो अगर जो हम इकट्ठे साथ मिलके इसको प्रिवेंट करेंगे, सब मेजर्स जो हमें आते हैं इसकी प्रिवेंशन के वो करें, तो ये बहुत मुमकिन है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसी स्टेज पे। अगर जो आप दूसरी तरफ देखोगे कि ये फैल गया और काफी लोग बीमार हो गए और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ, तो वो जो हम ऑलरेडी सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, तो उसके ऊपर और डबल बर्डन पड़ जाएगा हमारे देश के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की कि हम इसको फैलने से रोकें, आज ही रोकें। ईटी नाउ स्वदेश दुनिया को एक तरफ जहां अपनी चपेट में ले रहा है। सर, सेकेंड वेव के दौरान पूरा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो हमने देखा था कि किन मुसीबतों से यहाँ पर गुजरा था, और बहुत मुश्किल से हम पूरे देशवासियों ने उस समय को गुजारा भी है। सर, क्या आपको लगता है दैट इंडिया इज बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम डीलिंग विद ओमिक्रॉन? सो ये भी मैंने जैसे बोला, दो फैक्टर्स है, ट्रांसमिसिबिलिटी एंड विरुलेंस। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब कि ये ऐसी भयंकर तरीके से फैले कि बहुत लोग बीमार हो जाए, और विरुलेंस का मतलब है कि कितनी सिवियरिटी होती है उनको। अगर जो विरुलेंस इसकी बढ़ी और लोगों को तकलीफ हुई, जैसे उसमें लास्ट वेव में हुई थी, जब तक आज के दिन हम कई साल जैसे 4 लाख पर डे पे हुए थे, उसकी तो तैयारी है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया था, गवर्नमेंट ने रूल्स, रेगुलेशंस, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, वो सबके इंतजाम किए हैं। सो इकट्ठे मिलके गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, सबने मिलके पिछला जंग लड़ा था, तो हम उसको फिर भी लड़ सकते हैं। पर ये मत समझो कि उसकी कोई प्राइस नहीं है, उसकी प्राइस बहुत हावी है हमारे ऊपर। सारा सिस्टम डिसरप्ट हो गया। आजकल लाखों लोग अभी भी हैं जिनको जॉब्स वापस नहीं मिली है। तो आप ये देखेंगे कितना बर्डन है फैमिलीज के ऊपर, जो पहले से ही कुछ कमजोर तबके के थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ा है। और अगर जो फिर से पड़ेगा तो गवर्नमेंट ने भी बहुत साथ दिया, पर गवर्नमेंट कितनी बार और कितनी देर तक ये साथ दे सकती है, ये भी सोचने की बात है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रोके। पर अगर जो विरुलेंस इसकी ज्यादा आएगी, जैसे डेल्टा की थी, तब हमें तकलीफ हो सकती है। पर मेरे को ये विश्वास है कि आज के दिन जो हमने सेकेंड वेव में सीखा है कैसे कोप करना है, तो हमारी एबिलिटी काफी हो गई है उससे और काफी थिंकिंग गई है। आपने गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है। एनटीएफ जो नेशनल टास्क फोर्स बनी सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसमें भी काफी काम हुआ है। तो ये इकट्ठे मिलके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने काफी सारा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इसको हम संभाल लेंगे।
सर अच्छा लगा और थोड़ी थोड़ी शांति महसूस हुई, सही मायनों में कहूँ तो, कि आप कह रहे हैं कि सिचुएशन को हम संभाल लेंगे। लेकिन सर ऐसे में आप अगर पर्सनल आपकी रिकमेंडेशन में समझना चाहूँ तो हाउ स्ट्रांगली सर डू यू रेकमेंड द बूस्टर शॉट्स फॉर एनी इंडिविजुअल फॉर मेंटेनिंग हिज हेल्थ एंड सेफ्टी? So we are using antibody count as one of the indicators of immunity. If you go by that, then a large number of people, after 6 months, their antibodies are actually diminishing. If you have your antibodies diminished, then you also get worried. And because there is another backup system which is known as cellular immunity, T-cell immunity, which we don't know and we cannot measure in everybody. It's a very complex test. So what has happened is that the rest of the world has taken a conclusion that wherever a vaccine is available, we should go ahead and use the booster shot. Why take a chance? Booster shot is not a new thing. Booster shot is common for all other vaccines also. So you know that in the flu vaccine, which we recommend for people at 60 years of age or above, that they should get a flu shot every year because it's like a booster. So will we need it at 6 months or a year? It depends. But today there is enough evidence to show that the immunity is actually coming down and booster shots will help. So my personal view is whenever there is availability of enough vaccine after taking care of people who have not been vaccinated, we should start the booster program immediately. सर एक बात तो तय है कि पैंडेमिक ने हम सबको ये सिखा दिया है कि हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कोई कैलेंडर नहीं है इसके लिए कि आप कुछ रूल यहाँ पर फॉलो करें। आपकी सेहत है तो ही तभी आपका जीवन है। सर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ख़ास तौर पर देखा जाए, चाहे फेस्टिवल का टाइम हो, चाहे कोई भी सीज़न का टाइम हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन जो है उसकी ज़रूरत है। अब वो समय आ गया है सर, क्योंकि हमने देखा था पहले लोग इस तरह से हेल्थ एंड हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते थे। अब इस पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि देखिए साफ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपकी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये सही बात है आपकी, और ये एहसास हुआ भी है लोगों को। पर ये एक चीज होती है कि मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। पर लोगों ने, क्योंकि ये जो विंडो आई जिसमें केसेस कम हो रहे थे, कम होते जा रहे हैं, तो लोगों को भी ये फीलिंग हुई कि हम तंग आ गए हैं मास्क पहन के या घर के अंदर बंद रह के। तो उन्होंने काफी, जिसको हम वो कहते हैं ना, रिवेंज टूरिज्म का वर्ड भी निकला है, सो वैसे होने लगा कि लोग बाहर जाने लगे, रिवेंज पार्टी होने लगी। सो वो जो फिनोमिना हुआ है वो तो जब तक हुआ तो हुआ, पर आज के दिन में उसको कंटिन्यू करना गलती होगी। आज के दिन अगर जो हम नहीं इस पे प्रिकॉशन लेंगे तो हमें, जैसे मैंने बोला पहले भी, कि बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत हावी हो सकता है हमारे ऊपर। तो ये टाइम वो आ गया कि जो विंडो थी उसको हमने एंजॉय किया। अब थोड़े से 4-6 हफ्ते में हमें सावधान होना है, देखने के लिए कि ये क्या रुख ले रहा है। अगर जो ये पास हो गया और हमने कंट्रोल में आ गया, हमारे कंट्रोल में जल्दी, तो फिर हम उसी स्थिति पे आ सकते हैं कि जब थोड़ा फ्रीडम मिले। बट आज के दिन फ्रीडम को थोड़ी लगाम लगानी है। दैट मीन्स द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो पुट रेगुलेशन, जैसे उन्होंने ट्रैवल पे रेगुलेशन लगाए हैं, जैसे मास्किंग पे लगाए हैं, वैसे साइज ऑफ वेडिंग, साइज ऑफ पार्टी, नाइट क्लब्स को बंद करना, बार्स को रिस्ट्रिक्शन करना, ये चीजें जरूर कर देनी चाहिए अभी। क्योंकि अगर जो ये तो पता लगी क्या कि ये ओमिक्रॉन, इसकी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये तो पता ही लग गया। अगर जो ऐसा है तो व्हाई टेक अ चांस, क्योंकि अगर जो एक भी जना एक नाइट क्लब में इन्फेक्टेड है, वो सबको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो क्लोज स्पेस है, सब, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, वो नाइट क्लबिंग में होता ही लापरवाही होगी। तो इसीलिए हमें जो जैसे अब रेस्टोरेंट्स में बोला था कि टेबल्स में इतना डिस्टेंस होना चाहिए,
इतने लोगों से ज्यादा नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर अमल हमें करना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि लॉकडाउन हो, पर मैं ये कह रहा हूं कि एक्सट्रीम कॉशन हमें करना चाहिए। सतर्क रहना है, सावधान रहना है, पैनिक नहीं करना। सर, एयरपोर्ट पर बढ़ती हुई भीड़ जो है उसकी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, बाजारों में जो भीड़ बढ़ रही है वो तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार आप जैसे एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि देखिए आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस बार अगर किसी तरह की तबाही आई तो उसे कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्कत यहाँ पर लग सकती है। लेकिन फिर भी सर, एक अहम बात यहाँ पर यह है कि कोई भी इंडिविजुअल आपको लगता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना कंफर्ट देखता है और अपने कंफर्ट के साथ आगे बढ़ता है। बट अब वो समय आ गया है जब एक इंडिविजुअल को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जरूर लेनी होगी, लेनी चाहिए भी। और हमारा काम भी है कि जिन लोगों को इतनी लापरवाही करते हैं उनके लिए ऐसे रेगुलेशन बनाए जाएं जिसके अंदर पूरे फाइन, जैसे लोग, अब आप कहीं भी जाते हो, जैसे अगर जो आप मास्क उतार देते हो तो आपको हर जगह ये होना चाहिए कि आप मास्क पहने। जैसे अब बहुत सारे देशों ने ऐसा किया कि आप रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते जब तक आपके पास वो वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है कि आपके 2 डोज लग गए। हमें भी ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो लापरवाह लोग हैं उनको क्यों हम ऐसा डेंजर में डालें सारी कंट्री को। तो हमें भी ऐसा रेगुलेशन करना चाहिए जिसमें लोगों को ये पता लगे कि वैक्सीन लगवाने से आप ना ही कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी और कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये आपकी ऑब्लिगेशन है एज ए सिटीजन कि यू मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द कंट्री। यू कांट डू समथिंग कि मेरे को नहीं परवाह, मुझे हो जाए बीमारी, मैं 5000 और लोगों को दे दूंगा। ऐसा ठीक नहीं है। वी शुड नॉट टॉलरेट दैट। वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। और जहां भी उल्लंघन हुआ वहां फाइन होना चाहिए और कड़ा फाइन होना चाहिए। सर, तेजी से ओमिक्रॉन के जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहूंगी क्योंकि डर है सबके मन में कहीं ना कहीं पर कि जो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं ये आने वाले दिनों में परेशानियां पैदा कर सकते हैं सर। लेकिन फिर भी अगर आप बता सके कि जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए, और ये जो पीक है, क्योंकि सर हमने कोविड का पीक देखा था, अभी 4-6 महीने ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं बीता है, उस पीक से जाहिर तौर पर सबको डर लगता है। लेकिन इस वायरस का पीक सर कहां तक पहुंच सकता है, कितना हम सबको संभल कर रहने की जरूरत है? तो अगर जो हमने पहले सबक सीखा है उस पर अमल नहीं करेंगे, अगर जो हम फिर भी, मैं कहूंगा, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर या मतलब ये इलिटरेट बिहेवियर अगर जो हम अपनाएंगे तो इसकी पीक लास्ट पीक से भी डबल हो सकती है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी डबल से ज्यादा है। तभी मैंने बोला कि अगर जो ये कुछ सीमा में ये पीक आएगी तब तो उसको तो संभाल लेंगे। अगर जो ये उससे बहुत ऊपर चलेगी तो मुश्किल आएगी ना। अब इसमें हमें देखो कई सारी चीजें हुई हैं जो लास्ट पीक और अब के अंदर। एक तो ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग गई, बहुत सारे लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी हुई, और ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल्स भी बन गए। पहले तो जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो काफी इफेक्टिव हैं, महंगी है इसलिए उनकी लिमिटेड यूज है, पर अब जो वो ओरल मेडिसिन फाइजर और मर्क वगैरह ने बनाई है उसकी उपलब्धि भी हो जाए अगर जो जल्दी, तो उसके जिसको इन्फेक्शन होगा उसके लेने से उनका वायरल लोड कम हो जाता है कि वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो उससे बहुत फायदा होगा। और तीसरी बात ये है कि हम ये जिसको कहते हैं विशुअल थिंकिंग हमारी ये है कि ये वाकई में ओमिक्रॉन जो है ये इसकी सीरियसनेस ना हो, माइल्ड इन्फेक्शन होगा तो एटलीस्ट देश डूब तो नहीं जाएगा। इतनी वो जो महामारी हुई थी वो न हो, तो इसीलिए ये डेंजरस है, इसको समझना। क्योंकि देखो किसी को पता नहीं है, इसका पहले ना पता था, और अब जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डेटा आ रहा है, पर अभी भी बहुत ही लिमिटेड डेटा है। ये प्लीज लोगों को समझना चाहिए कि जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता कि भैया ये इसकी ये नेचर है
इस तरह से स्प्रेड करेगा और इतनी ये लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा, आईसीयू में बेड पे पहुंचाएगा। वो तब तक हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो तो मैंने बता ही दिया कि ये तो सबको पता क्या करना है। भीड़ वाली जगह में नहीं जाना, मास्क पहनना, सारा टाइम घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनो। कभी ये तो है नहीं कि लोग क्या करते हैं, बात करने के लिए मास्क उतार देते हैं। तो ये सब ये जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं करनी है। और डिस्टेंस रखें लोग, कोई जरूरत नहीं है कि आप एक के ऊपर एक चढ़ने की भीड़ में कोशिश करें। और आपने ठीक बोला है कि ऑल्सो एयरपोर्ट्स पे जो जो भीड़ें लग रही हैं उसका भी खतरा है। तो इसीलिए जो कल रिपोर्टें आई दिल्ली एयरपोर्ट से, उसके ऊपर अभी एक्शन लिया जा रहा है, इसीलिए कि भाई वो उसको डबल किया जाए, टेस्टिंग स्पेस डबल करी जाए। ये नहीं कि सबको इकट्ठा भेड़ की तरह पैक कर दिए जाए, जिसमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये सब जैसे चीजें रेगुलेशन में आएंगी, और गवर्नमेंट ने फॉर्चुनेटली इसको बहुत सीरियसली लिया है, और इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि इसमें इतनी स्प्रेडिंग नहीं होगी। और लोगों को भी डर लगना शुरू हुआ है कि ये कितना भयंकर हो सकता है, किसी को पता नहीं है। तो अगर जो ये हम सारे इसी डर में रहे, देखो पैनिक मैं नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूं पैनिक तब होता है जब आपका संतुलन ही बिगड़ जाए। अगर जो आपका बैलेंस ठीक है और आप वरिड हो, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है इस वायरस के सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रेहान आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और दिल से शुक्रिया सर, क्योंकि जितनी सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को यहाँ पर समझाया। समझने की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है, कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरा करने की ज़रूरत है, और जो पिछले कई महीनों से हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते आए हैं, उन्हीं प्रैक्टिसेस को अगर आगे भी अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में स्थिति जो है वो कंट्रोल में रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।